नमस्ते साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम 11th क्लास का एक नया टॉपिक ऑफ बाउ सिद्धांत की बात करेंगे और इस सिद्धांत के अंदर 3 नियम हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आज की। और ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज की जो क्लास में, वो किसी भी परमाणु या तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखना है, उसमें ये नियम अपने काम में आएंगे। तो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आगे अगले वाले टॉपिक इसके बिना अपने को समझ में नहीं आएगा। तो मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ ऑफ बाउ सिद्धांत। क्या लिखा है? ऑफ बाउ सिद्धांत। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे जब भी अपनी ऑनलाइन क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मैंने क्या लिखा है? ऑफ बाउ सिद्धांत। इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत के अंदर हम 3 नियम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसके बारे में कुछ चीज़ें समझते हैं कि सबसे पहले बात तो आपके माइंड में ये क्लियर होनी चाहिए कि जो ऑफ बाउ या ऑफ बाउ बोलते हैं, ऑफ बाउ शब्द जर्मन भाषा का है। ऑफ बाउ शब्द कहाँ से लिया गया? जर्मन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या लिखा है? जिसका अर्थ निर्माण करना या रचना करना होता है। ऑफ बाउ शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ रचना करना या निर्माण करना होता है। तो ऑफ बाउ शब्द कौन सी भाषा का? जर्मन भाषा का या जर्मन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? रचना करना या निर्माण करना। अब किसका निर्माण करना? कि किसी परमाणु में जो उपकोष होते हैं उनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित इस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि इस नियम के अनुसार, क्या लिख रहे हैं कि इस नियम के अनुसार, क्या लिख रहे हैं? इस नियम के अनुसार परमाणु के उपकोष में, इस नियम के अनुसार परमाणु के उपकोष में, इस नियम के अनुसार परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, इस नियम के अनुसार परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑफ बाउ शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ निर्माण करना या रचना करना। इस सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि जो विभिन्न उपकोष होते हैं किसी परमाणु को, उनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसकी सहायता से हमें ये पता चलता है कि कौन से उपकोष की ऊर्जा कम है और कौन से उपकोष की ऊर्जा कम है। फिर आगे लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के लिए उपकोष का जो ऊर्जा का क्रम बताया गया है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिर हमें यहाँ से एक बात याद रखनी है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्न नियम आते। इस सिद्धांत के अंतर्गत निम्न नियम आते। पहला नियम आपका आता है पाउली का अपवर्जन नियम। फर्स्ट नियम पाउली का अपवर्जन नियम। दूसरा n+l। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और l का मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या, n+l का नियम। और तीसरा हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड का
अधिकतम बहुलकता का नियम। तो ऑफ बाउ सिद्धांत के अंतर्गत हम ये 3 नियम पढ़ेंगे। पहला है पाउली का अपवर्जन नियम, दूसरा n+l का नियम और तीसरा हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें इसके लिए। तो ये तीनों नियम अपने को समझने हैं जो अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड है, वो अपने काम में आएंगे। तो आपने ये नोट किया होगा। इसके बाद अब हम इसके पहले नियम की बात करें कि फर्स्ट नियम पाउली का अपवर्जन नियम। क्या लिखा है? पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। कि हमने 4 क्वांटम संख्या सीखी, तो किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों मतलब मैक्सिमम 3 समान हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, या इसी को अगर हम कहना चाहें, अर्थात इसको अगर दूसरे लैंग्वेज में कहना चाहिए, अर्थात एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण वाले। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनका चक्रण भी क्या हो? विपरीत हो। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं कि जैसे ये लिखा, मैंने एक कक्षक बनाया 1s। क्या लिखा है? 1s। अब देखो हीलियम होता तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भर दिए, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करें, मैंने समझाया भी था लास्ट वाली क्लास में, इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या लिखे। तो चारों क्वांटम संख्या क्या थी? n, l, m और s। अब देखो कौन सा कोष है? पहला कोष है, तो n का मान कोष के लिए होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लें n, l, m और s। तो ये पहला कोष है, तो पहले कोष के लिए था n का मान कितना का है? 1। l किसको दर्शाता? उपकोष। कौन सा उपकोष है? s उपकोष है। s उपकोष है, तो s उपकोष के लिए l का मान कितना होता है? 0। इसके लिए भी क्या होगा? 0। अब जब s उपकोष है तो s उपकोष में कक्षक कितना होता है? 1। उस कक्षक के लिए m का मान भी कितना होता है? 0, 0। लेकिन देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर बताई गई और दूसरे इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर। अगर इस इलेक्ट्रॉन की दिशा घड़ी की दिशा में दाईं ओर माने तो इसके लिए s का मान क्या होगा? +1/2। इसकी दिशा में विपरीत दिशा ही है, तो घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, तो इसका मान क्या होगा? -1/2। तो देखा जाए तो समझने के हिसाब से कि किसी भी परमाणु में किसी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, जो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। या इसको सीधी सी बात अगर कहना चाहें, शॉर्ट में आप बात समझे, तो जैसे अगर आप ये कक्षक बनाते हो,
जैसे एस में तो एक कक्षक होगा, पी में कितने कक्षक होंगे, 3। तो किसी भी कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहली बात तो उस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉनों की दिशा विपरीत होगी जिससे उनमें प्रतिकर्षण कम हो। दोनों इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, विपरीत होती है। तो ये विशेष ध्यान रखना है। उसकी चारों को तो इतना से याद रखना, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं क्या होती है, समान होती है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझाऊं, जैसे अगर हम ये समझें कि ये तो 2s है और ये 2p है, क्या 2p। सपोज किया कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें भर दिया। अब यहाँ पर मैंने मान लिया कि इसमें p में कितने कक्षक होते हैं बेटा, 3 होते हैं। तीनों के हमने कल की ऑनलाइन क्लास में नाम लिखे थे। एक को दिया था px, दूसरे को py, तीसरे को pz। अब देखो इन दोनों के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए और इस इलेक्ट्रॉन के लिए किसका मान निकाला, 4 क्वांटम संख्या n, l, m और s। तो बताओ बेटा ये कौन से कोर्स में, दूसरे कोर्स में, और ये भी 2p है, ये भी दूसरे कोर्स में। तो इसके लिए भी n का मान 2 है, इसके लिए भी n का मान 2 है। अब सुनो, ये कौन से उपकोष में इलेक्ट्रॉन, s में, s उपकोष के लिए l का मान कितना होता है, 0। और इसमें इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में, p में, उसके लिए l का मान कितना हो गया, 1। अब देखो s उपकोष के लिए l का मान कितना, s उपकोष में m का मान कितना होता है, 0। और px है, px के लिए m का मान हमने कितना लिखा था अगर आपको याद हो तो, -1। इसके पश्चात इसकी भी दिशा को हम घड़ी की, जो बड़े 2 तरीके होते हैं, ये होता है। अब नॉर्मली हम इसको मान लेते हैं कि अगर ये निशान बनाया है तो वो तो है घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन चक्रण करेगा। और अगर इसको मैंने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन चक्रण करेगा। तो इसके लिए अगर देखा जाए तो ये भी +1/2 और ये भी +1/2। तो देखने में अगर आप देखोगे तो इनकी क्वांटम संख्या समान नहीं, तभी तो हमने कहा कि किसी भी परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अगले नियम की बात करें इसके बाद, तो ये तो था पावली का अपवर्जन नियम। तो बेटा अब आगे देखें, तो ये तो था पावली का अपवर्जन नियम। इसके बाद यहां से हम कुछ चीजें समझते हैं। नंबर 2 बेटा दूसरा नियम अच्छा है, n+l का नियम। क्या लिखा है, n+l का नियम। तो इस नियम की हम बात करते हैं, n+l का नियम। तो आप जानते हो n क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, और l क्या होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या। तो 2 अलग अलग कक्षक है, जिसके लिए n+l का मान कम होगा उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, और जिस कक्षक के लिए n+l का मान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो n+l के नियम से किसी भी कोई भी 2 कक्षक दिए हुए हैं तो आप बता सकते हो कि किसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी और किसकी ऊर्जा कम होगी। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है पहले उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और जिस कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा होती है उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन से उपकोष में या कौन से कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन भरना है और कौन से में बाद में भरना है। तो हमने लिखा n+l का नियम। तो ये लिख सकते हैं कि इसके लिए लिखो है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान, जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होता है, जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा उस कक्षक की तुलना में कम होती है
जिसमें n+l का मान, फिर से रिपीट करें कि जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम होता है उसकी ऊर्जा उस कक्षक की तुलना में कम होती है जिसमें n+l का मान अपेक्षाकृत n+l का मान अपेक्षाकृत अधिक होता है। समझने के लिए हमें इसे समझ लें कि आपको दो कक्षक दे दिए, दोनों कक्षक के लिए n+l का मान जोड़ लीजिए। जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम आएगा उसकी ऊर्जा कम, और जिसके लिए n+l का मान ज़्यादा आएगा उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो समझने के लिए मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ कि जैसे 5s कक्षक के लिए और 4d कक्षक के लिए, अब देखो बड़ा इनके लिए n+l का मान लिखना है। देखो ये कौन सा कोष है, 5वां, ये कौन सा कोष है, 4था। तो 5s के लिए n का मान कितना हो गया, 5। 4d के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 4। तो ये तो मान किसके लिख दिया आपने यहाँ पे, n के। अब हमें किसके मान चाहिए, l के। तो अगर आपको याद हो तो जब हमने दिगंत से क्वांटम संख्या पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि ये मान आप रट लेना कि s, p, d और f। s के लिए l का मान 0, p का मान 1, d का मान 2 और f का मान 3। ये बात हमने की थी या नहीं की थी, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल बताया था। तो s के लिए l का मान कितना हुआ है, 0। इसके लिए कितना होगा, d के लिए 2। तो यो कितना हुआ, 5 और कितना हुआ, 6। अब देखो इसका मतलब इसके लिए n+l का मान कम है और इसके लिए n+l का मान ज़्यादा है। इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें पता चला कि जिसका मान कम है, 5s के लिए n+l का मान कम है तो इसकी ऊर्जा कम है, और 4d के लिए n+l का मान ज़्यादा है तो इसकी ऊर्जा ज़्यादा है। अब इनसे ये पता चलता है कि जिसकी ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, वो तो हम आगे बात करेंगे। तो इसको मिल यहाँ से आपका समझ में आ गया होगा कि इसी को इस प्रकार से लिखते हैं कि 5s कक्षक के लिए n+l का मान 4d से कम है, अर्थात इसकी ऊर्जा 4d से कम होती है। तो यहाँ तो बात क्लियर है कि ज़्यादा दिमाग की बात नहीं है। जिसके लिए n+l का मान ज़्यादा हुआ उसकी ऊर्जा ज़्यादा, जिसके लिए कम है तो कम। अब कभी कभार ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर n+l दोनों का मान समान आए, n+l दोनों का मान क्या आए, समान आए। जहाँ पर दोनों का मान समान आए वहाँ पर आपको एक बात करनी है कि दोनों का मान समान है, वहाँ पे क्या बात करनी है, जिसके लिए n का मान कम होगा फिर वहाँ उसकी ऊर्जा कम होगी। एग्जाम्पल दूंगा कि कभी ऐसी कंडीशन आ जाएगी n+l इसके लिए भी और n+l इसके लिए भी दोनों का मान समान आ जाए, तो क्या करना, जिसके लिए n+l दोनों का मान समान हो गया तो उन दोनों में ये देखोगे n का मान किसका कम है, जिसका कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। तो इसको एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, समझने के हिसाब से समझाऊँ मैं आपको। देखो 4f कक्षक के लिए और एक लिख दूँ मैं 5d कक्षक के लिए। अब देखो बेटा, आप समझदार हो कि यहाँ से दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बताओ ये क्या है, कोस है, ये 4 कोस है, ये 5 कोस है। तो इसके लिए तो n का मान कितना आ जाएगा, 4, और इसके लिए n का मान 5। अब आगे बात करो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, l को। तो इसके लिए l का मान कितना है, 3, और d के लिए l का मान कितना है, 2। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसका योग भी 7 आ गया और इसका योग भी 7 आ गया।
अब हमें क्या पता चलेगा किसकी ऊर्जा कम है। तो मैंने आपको एक बात कही थी कि जिसके लिए n का जब दोनों का योग समान हो, दोनों का योग समान हो, तो जिसके लिए n का मान कम हो। अब n का मान किसके लिए कम है? यहाँ n का मान कितना है? और ये तो n प्लस l, तो यहाँ n का मान 4 और यहाँ n का मान, तो जिसके लिए n का मान कम है उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिसके लिए n का मान ज़्यादा उसकी ऊर्जा। ये बात तब होगी जब दोनों का योग समान आए। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे चाहो तो ये लिख सकते हो कि पहले तो इसके लिए हम एक लाइन लिखना रह गई, तो वो लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको अलग से लिख लेना कि यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान हो, तो यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान हो, तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान कम हो। जिसके लिए किसका मान कम हो? n का मान कम हो। तो इस एग्जाम्पल में आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि अगर इसी एग्जाम्पल को यहाँ समझिए, अतः 4f तथा 5d दोनों के लिए n प्लस l का मान समान होता है, लेकिन 4f के लिए n का मान 5d से कम होता है, इसलिए 4f की ऊर्जा 5d से कम होती है। तो ये समझा दिया मैंने पूरा n प्लस l का नियम। क्या लिखा है? n प्लस l का नियम। तो इसकी सहायता से हमें ये सीधी सी बात है बेटा, इस नियम की सहायता से हमें ये पता चलेगा कि किस कक्षक की ऊर्जा ज़्यादा है और किस कक्षक की ऊर्जा कम है। और ये बात एकदम गांठ बांध के दिमाग में फिट कर लेना कि जिस कक्षक के लिए n प्लस l का मान कम आता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं और ज़्यादा ऊर्जा वाले में बाद में भरे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो एक चेंज कर लेना जिसके लिए n का मान ये रखना कम हो। इसके बाद तीसरा नियम आता है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। देखो तीसरे नियम की बात करते हैं। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो इस नियम को समझते, तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि बेटा जितने भी कक्षक होते हैं उन सब कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ने के सब में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन शेष रहते तो फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होते जब तक कि उन सब कक्षक में इलेक्ट्रॉन आ जाए। समझना, दो चीज़ें बता दूं कि आप जैसे ये कक्षक बनाते हो, ये बना दिया, पी में एस में कितने कक्षक बनते हैं? 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। अगर आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा है, कितना है? एक। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट हम इस प्रकार से करते हैं, यदि आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा है
तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि आपने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, ऐसे 2, तो उस कंडीशन में आप इसको उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन। पहले तो इलेक्ट्रॉन यही चाहता है कि वो सदैव क्या रहे, अयुग्मित, लेकिन फिर कंडीशन ना हो तो उस कंडीशन में युग्मित हो सकता है। तो ये चीज़ रखने की, अगर किसी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन भरा हो 1, तो उसको बोलेंगे अयुग्मित। अगर 2 भर गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, युग्मित। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, ये तो समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। अब देखो हम बात करें कि इस नियम के अनुसार, देखो क्या करेंगे कि इस नियम के अनुसार क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार जब समान ऊर्जा वाले, इस नियम के अनुसार जब समान ऊर्जा वाले, इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस नियम के अनुसार जब समान ऊर्जा वाले विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वह तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी विशेष कि जब तक कि समय के इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाए। और इसको अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः इसको आप लिख सकते हो, अतः है इलेक्ट्रॉन युग्मित होने से पहले अयुग्मित रहना पसंद करते हैं। बड़ी सीधी बात है कि एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आराम से रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन होने लग जाएगी, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी साथ में रहना नहीं चाहते। लेकिन वो जब कंडीशन ही नहीं बच्चे रहना ही पड़े तब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अभी बताऊंगा मैं इसको कैसे, आपको समझ के कैसे याद करना है। तो पहले अयुग्मित रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, वो आप समझ लेना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने सपोज किया कि ये मैंने पी कक्षक बना दिया। पी में कितने कक्षक होते हैं, 3। अब आपके पास सपोज करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 3, तीनों में एक कक्षक, तीनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब आप कहते हो सर हम ऐसे क्यों भरें, इसको मैं ऐसे भर दे तो कि सर 3 थे, हमें पता है एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो यहाँ 2 भर दिया और यहाँ 1 भर दिया, ऐसा भर सकते हैं। लेकिन ये नियम क्या कहता है, देखो इन तीनों कक्षक एक साथ है तो तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान है। जब तीनों की ऊर्जा समान है तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक इस सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाए। तो ये बात आप विशेष कर ध्यान दे लेना कि इलेक्ट्रॉन इस अयुग्मित अवस्था में रहना ही पसंद करेगा। अब सपोज करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ आपको, ये समझो इसको कि एक कंडीशन ये बता दी, दूसरी कंडीशन मैंने ये बता दी, ठीक है। अब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे, एक तो मैंने भर दिया 1 2 3 और एक ये भरा 1 2 3, तो इसमें तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित एक अलग है। जबकि आपके पास तीनों कक्षक थे तो तीनों में आपको कायदे से क्या बनना था, एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाए तब युग्मित करना था। इसका मतलब ये कंडीशन आपकी गलत है और ये कंडीशन आपकी सही है। इससे भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो समझाओ, इसी में
सपोज करते हैं आपके पास अब 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4। अब उन 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो एक तरीका तो ये था कि 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए। अब दूसरा तरीका, 1 इसमें भरा, 1 इसमें भरा, 1 इसमें भरा, 3 भर गए। अब बेटा पढ़ने के क्रम से ऐसे भरेंगे, वापस से स्टार्ट करेंगे। सपोज करते कि अपने घर में 3 बच्चे थे, तो अगर आपके पास कोई सामग्री आएगी तो पहले आप एक एक बच्चे को दोगे, उसके बाद बच गए तो दोबारा से उसको रिपीट करोगे। तो इन समय एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब बच गया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन हमें कहीं ना कहीं तो लिखना था। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये तो क्या होगा, युग्मित तो होना ही है। तो ये कंडीशन आपकी गलत है और ये कंडीशन आपकी सही है। तो युग्मित हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन कंडीशन देखनी कि कब युग्मित होगा और कब नहीं होगा। तो ये था आपका हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी थी। इसके बाद एक बात और बता रहा हूँ मैं आपको, वो ध्यान रखना, वो आती है आपकी एक अर्धपूरित और पूर्ण पूरित की हम बात करते हैं। तो हम एक लाइन लिख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित का मतलब कि जिस कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसके आधे समझना। मैंने क्या कहा, पी में कितने डब्बे होते हैं, कितने कक्षक होते हैं, 3, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। तो पी में कुल इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ सकते हो, 6, डी में 10, एफ में 14 और एस में 2। अब एस में देखो, तो एस की तो यहाँ कोई बात करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन इनकी हम बात कर लेते हैं कि अर्धपूरित का मतलब इनमें आधे कितने होंगे, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। तो इस नियम के अनुसार अर्धपूरित कक्षक का मतलब पी में कितने हो, 3, डी में कितने हो, 5 और एफ में कितने हो, 7। अर्धपूरित कक्षक तथा पूर्णपूरित कक्षक। अब पूर्णपूरित का मतलब पूरे, तो पी में कितने, 6, डी में 10 और एफ में 14। तथा पूर्णपूरित कक्षक पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो इस नियम के अनुसार अर्धपूरित कक्षक या पूर्णपूरित कक्षक का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। कि जैसे अगर किसी में पी में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, डी में 6 आ गए, एफ में 8 आ गए, तो इनकी तुलना में ये कंडीशन तो हो गई अर्धपूरित वाली और ये हो गई पूर्णपूरित वाली। इनका स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें सममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनमें? क्योंकि इनमें सममिति पाई जाती है। मैं एग्जाम्पल समझ जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए तो। जैसे हमने पी की बात की, यहाँ तो हम लिख रहे हैं अर्धपूरित, अर्धपूरित। तो अर्धपूरित होने का मतलब पी में कितने हो सकते हैं, 3। तो 3 होने का मतलब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। डी की बात करें तो कितने हो गए, 5। एफ की बात की तो कितने हो गए, 7। तो अब 5 होने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, एफ में 7। तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, अर्धपूरित। अगर हम बात करें किसकी, पूर्णपूरित, तो पी में कितने होंगे आपके, पी में
6, डी में 10 और एफ में 14। अब ध्यान बड़ा जब भी इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बोलो तो बनने का तरीका होगा पहले 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये तो होते हैं अर्धपूरित और ये होता है पूर्णपूरित। कहीं पर भी अगर अर्धपूरित या पूर्णपूरित वाली कंडीशन आती है तो उनका स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। तो ये हमने पढ़ा था ऑप्पो सिद्धांत में। ऑप्पो सिद्धांत में 3 सिद्धांत थे। पहला पाउली का अपवर्जन नियम, दूसरा n+l का नियम और तीसरा था हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो ये तीनों पढ़ लिए। अब कल की जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी भी तत्व या परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 11th 12th जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आएगा। इसलिए कल की क्लास आप मिस ना करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे उसी निश्चित टाइम पे जहां अपनी डेली क्लास होती है।